सुंदरबन जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रह रहे थे। इसी जंगल में कालू कौवे की सब्जी की दुकान थी। कालू सब्जियां बहुत महंगे दामों बेचा करता था। कालू भाई, ये भिंडी कितने की है? 2 मुट्ठी गंदम के बराबर है, 1 पाव। इतनी महंगी? पता भी है 2 मुट्ठी गंदम कितनी मुश्किल से मिलती है? कितने दिन लग जाते हैं इसको इकट्ठा करने में? हमारे 4-5 दिन का आहार है 2 मुट्ठी गंदम। तो मैं क्या करूं? भिंडी कौन सा सड़क पर मिलती है? मौसी लेनी है तो ले लो, वरना बातें मत सुनाओ मुझे। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। और तुम्हारी भिंडी कौन सी ताजी है? कितने दिन पुरानी है? मैं घर जाकर खिचड़ी बना लूंगी। तभी वहां पर टूनी भी आती है। कालू भाई, ये कद्दू किस भाव है? 4 मुट्ठी गंदम का एक कद्दू है। इतने महंगे कालू भाई? अभी कल ही मैं अपनी माँ के यहाँ से आ रही हूँ। वहां पर तो 1 मुट्ठी गंदम के बदले कद्दू मिल रहा था। तो फिर वहीं से ले आने थे, मैंने थोड़ी ना मना किया था। अच्छा रहने दे, बच्चे जिद कर रहे थे कद्दू के हलवे की, मैं कुछ और बना लूंगी। टूनी वापस ही जा रही थी कि उसे रास्ते में मीना मिलती है। अरे टूनी, तुम खाली हाथ वापस आ रही हो? क्या करूं मीना बहन, कालू भाई बहुत महंगी सब्जियां दे रहे हैं। आपको तो पता है, इतनी मुश्किल से साल भर की गंदम हम इकट्ठी करते हैं। अगर इसकी ही सब्जियां ले लें तो खाएंगे क्या? हाँ टूनी, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कालू के अलावा हमारे पास कोई और हल भी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ, अगर हम अपने घर के आगे 2-3 सब्जियां लगा लें तो हमें कालू से सब्जियां लेनी ही नहीं पड़ेंगी। हाँ टूनी, मशवरा तो बहुत अच्छा है। अगर हम सभी मुख्तलिफ सब्जियां लगा लें तो हमें कालू से खरीदनी ही नहीं पड़ेंगी। हाँ ना, और जब कभी हमें दूसरी सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी सब्जी देकर दूसरे पक्षी से उसकी सब्जी ले लिया करेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलो अभी चलते हैं फिर उल्लू चाचा की दुकान पर, वहाँ से बीज ले आते हैं। फिर वो उल्लू चाचा की दुकान पर जाती हैं। उल्लू चाचा, मुझे मटर, कद्दू और भिंडी के कुछ बीज दे दे। फिर वो दोनों अपने घोंसलों के आगे ये बीज लगा देती हैं। उनको देखा देखी दूसरे पक्षी भी लाकर बीज लगा लेते हैं। वो सभी मिलजुल कर खूब मेहनत कर रही थीं। कुछ ही दिनों में बीज से नन्हे पौधे निकल आए थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। उधर कोई भी कालू की दुकान पर सब्जी लेने नहीं गया था। वो काफी परेशान था। क्या बात है, काफी दिनों से कोई भी सब्जी लेने नहीं आ रहा, जाकर देखता हूँ। माँ, मुझे कद्दू का हलवा खाना है, आज बना दो ना। मेरी जान, बस कुछ इंतजार कर लो, फिर हमारे कद्दू तैयार हो जाएंगे और फिर मैं अपने बेटे को बना कर दूंगी। वो टूनी के घर जाता है। कालू भाई आप? हाँ, वो मैं ये पूछने आया था, काफी दिनों से कोई भी सब्जी लेने नहीं आया। मैंने सोचा देख आऊं, तुम सभी ठीक तो हो ना? हाँ कालू भाई, हम ठीक हैं। तो फिर क्या तुम लोग नाराज हो मुझसे? तुम लोग नाराज मत हो, मैं अपनी सब्जी कम दामों में बेचने के लिए तैयार हूँ। नहीं कालू भाई, अब हमें आपकी सब्जी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो तो इतने दिनों से गल चुकी होगी। अब हम सभी पक्षियों ने मिलकर अपने घोंसलों के आगे थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा ली हैं। अब आपकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। ये देखकर तो कालू के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरी नाक के नीचे, और मुझे पता भी नहीं चला। वो घर आता है। कालू जी, आप फिर खाली हाथ वापस आ गए। मैंने कहा भी था मेरे लिए मेकअप का सामान और बर्गर लेकर आना। कहाँ से लाऊं? खुद को बेच आऊं क्या? क्या हो गया है, इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हो? तो और क्या करूं, तुम बस मेकअप पर ही ध्यान रखना और यह खाती रहना।
ہماری ناک کے نیچے سبھی پکشیوں نے مل کر اپنی سبزیاں لگا لی ہیں، اب تو ہماری دکان بند ہو گئی سمجھو۔ کیا کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ کرنا کیا ہے، کچھ اور کام کرنا پڑے گا، اب یہ کام تو نہیں چلنے والا، اور تم اپنے خرچے تھوڑے کم کرو۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سبزیاں لگ چکی تھیں، سبھی پکشی بہت خوش تھے۔ ٹونی، تمہارا بہت شکریہ، آج تمہارے مشورے سے ہی ہماری سبزیاں لگی ہیں اور ہمیں اس دشت کوے سے مہنگی سبزیاں نہیں خریدنی پڑیں گی۔ اور پھر سبھی مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مانو ہتھنی نے ایک ننھے منھے ہاتھی کو جنم دیا تھا۔ وہ اکیلی جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، کتنا سندر لگ رہا ہے نا سوتے ہوئے۔ اب ایسا کرتی ہوں، اس کے اٹھنے سے پہلے کچھ بھوجن لے آؤں، پھر اس کے ساتھ خوب کھیلوں گی اور اسے خوب پیار کروں گی۔ ہتھنی ماں ننھے ہاتھی کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر آہار لینے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ہاتھی بھی نیند سے اٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر وہ ڈر گیا اور ماں ماں کہنے لگا۔ ماں، ماں کہاں ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ماں گھر پر نہیں ہے۔ چلو میں ماں کو ڈھونڈ لیتا ہوں، یہیں کہیں باہر ہوگی۔ یہ کہتے ہی ننھا ہاتھی باہر ماں کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکا تھا۔ تبھی سامنے سے اسے ایک چوہیا دکھائی دی۔ وہ چوہیا کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، ماں، کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو تم سے بہت چھوٹی ہوں، تمہاری ماں تو بہت بڑی ہے مجھ سے۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ ننھا ہاتھی وہاں سے آگے چلا جاتا ہے تو اسے کچھ ہی دوری پر ایک چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ چڑیا کے پاس جاتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں ننھے ہاتھی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ لیکن وہ چڑیا تو کہہ رہی تھی کہ میری ماں اس سے بڑی ہوگی اور تم اس سے بڑی ہو۔ ہاں میں بڑی ہوں، لیکن تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں تو مجھ سے بھی بڑی ہے۔ ننھا ہاتھی مایوس ہو کر وہاں سے پھر آگے نکل پڑتا ہے۔ آگے اسے تالاب میں ایک بطخ نظر آتی ہے۔ بطخ تو چڑیا سے بھی بڑی تھی۔ وہ بطخ کے پاس جاتا ہے۔ کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ ننھا ہاتھی پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ بطخ کو اس پر دیا آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے، یہ دیکھو، تمہاری 4 ٹانگیں ہیں اور ایک پونچھ، جبکہ میری صرف 2 ٹانگیں ہیں۔ تمہاری ماں کی بھی تمہاری طرح 4 ٹانگیں ہوں گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب تو میں ماں کو ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ پھر ننھا ہاتھی ماں کو ڈھونڈنے آگے بڑھتا ہے۔ وہاں سے کچھ آگے ہی اسے ایک گائے نظر آتی ہے۔ وہ دور سے ہی اسے دیکھ کر کہتا ہے، ہاں، اس کی 4 ٹانگیں اور ایک پونچھ ہے، یہی میری ماں ہوگی۔ وہ بہت خوشی سے تیزی سے اس کی طرف جاتا ہے۔ ماں، ماں کہاں تھی تم؟ میں کب سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ گائیں ہاتھی کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہیں۔ لیکن میں تو تمہاری ماں نہیں ہوں۔ ننھے ہاتھی کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے، لیکن بطخ آنٹی نے تو کہا تھا جس کی 4 ٹانگیں اور ایک پونچھ ہوگی وہی تمہاری ماں ہوگی۔ اب میں اپنی ماں کو کیا کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا؟ تو پھر تم کیوں میری ماں نہیں ہو؟ ہاں، میری 4 ٹانگیں اور ایک پونچھ ہے، مگر تمہاری ماں کی ایک سونڈ بھی ہے، یہ دیکھو جیسے تمہاری ہے، اور تمہاری ماں تو مجھ سے بھی بہت بڑی ہے۔ ایسا ہے کیا؟ تم ندی کی طرف جاؤ، تمہاری ماں وہیں ہوگی۔ دوسری طرف مانو ہتھنی بھی جب گھر آتی ہے تو ہاتھی کو نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسے ڈھونڈتے ندی کی طرف چل پڑتی ہے۔ ننھا ہاتھی جب ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ واقعی اس دفعہ اس کی ماں ہی تھی۔
मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है। मुझे बस चील ही की फिक्र है, कहीं वो मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा घोंसला ऊपर है, मैं चील का ध्यान रखूंगी और उसके आने से पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कह दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। नीलो फिर वहां से अपने घर आ जाती है। नीलो रोज अपने घोंसले से चील के आने का ख्याल रखती। उनसे कुछ ही दूरी पर सोमी कव्वी रहती थी। सोमी इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने इन दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम लौटी। इन दोनों की दोस्ती तो वैसे टूटने से रही, कुछ और ही सोचना होगा। आज जाती हूँ, कुछ खबर तो मालूम करूं कि क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। फिर सोमी उनकी तरफ चलती है। सोमी इन दोनों के घर जाती है। पहले वो कट्टो के घर जाती है। इस नीलो के पास जाना तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं बताने वाली। कट्टो की तरफ जाती हूँ, बोली बाली है। सोमी बहन तुम? कट्टो के अंडे देखकर सोमी हैरान रह जाती है। हाँ, मैं हूँ। बड़ी गुन्नी हो तुमने अपने अंडों का बताया ही नहीं, मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ तुम्हारी। नहीं सोमी बहन, ऐसी बात नहीं, बस यूं ही किसी को नहीं बताया। जानती हूँ मैं, ये भी तुम्हारी उस दोस्त नीलो ने कहा होगा। खैर मुझे क्या इनसे लेना देना, मैं जा रही हूँ अब। सोमी वहां से घर आकर सोचती है, तो ये बात थी, इसलिए कट्टो और नीलो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। लगता है चील को नहीं पता, जाकर बता आती हूँ कट्टो के अंडों का। लड़वा तो इनको मैं सकती नहीं, चलो नुकसान तो पहुंचा सकती हूँ ना। नीलो ने कट्टो से कहा था कि जब तक अंडे फूट नहीं जाते वो अपने अंडों का किसी को ना बताए, इसीलिए अभी तक चील को भी नहीं पता था। सोमी वहां से चील की तरफ जाती है। चील सो रहा था। चील भाई उठो। क्या है सोमी, क्यों उठा दिया मुझे, अभी तो सोया था। तुम यहाँ सोते रहो और वहां तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या मतलब है सोमी, सीधी बात करो। मतलब ये कि कट्टो ने इतने ज्यादा अंडे दिए हैं और नीलो उनकी देखभाल कर रही है और तुम यहाँ सोए रहो। क्या क्या, इतना कुछ हो गया मेरी नाक के नीचे और मुझे पता भी नहीं चला। यही तो कह रही हूँ मैं, बड़ी गुन्नी है दोनों। मुझे तो जैसे ही पता चला फौरन तुम्हें बताने आ गई। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, इतने दिनों से कोई ढंग का खाना ही नहीं मिला, रोज भूखे पेट सोता हूँ। बस अब तो कुछ ही दिनों में मरने वाला था भूख से। ओहो मेरा भाई, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी बहन है ना, तब तक ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये तो है। अच्छा मैं अब जाता हूँ, जरा अंडों पर तो हाथ साफ करूँ। जाओ जाओ, याद रखना 50-50 की बात हुई है हमारी। हाँ हाँ याद है। ड्रामेबाज फौरन ही असल बात पर आ गई। चील वहां से कट्टो की तरफ जा रहा होता है कि नीलो की नजर चील पर पड़ जाती है। वो फौरन नीचे आकर कट्टो को खबरदार करती है। नमस्ते कट्टो बहन। आ गए चील भाई? हाँ, तुम्हारी तरफ नहीं आया,
कट्टो बहन की खैरियत पूछने आया था। काफी दिनों से दिखाई नहीं दी, सोचा आज खुद ही चला जाऊं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। नहीं चील भाई, मैं ठीक हूँ। हाल चाल तो कुछ देर पहले तुम्हारी बहन सोमी पूछ के गई थी, बता दिया होगा उसने तुम्हें। अच्छा, सोमी भी आई थी? मुझे तो कई दिनों से मिली ही नहीं, मैंने सोचा कहीं मरवर ना गई हो। अच्छा, ये कैसे हो गया? इसका तो खाना तुम्हारे बगैर हजम नहीं होता, फिर ये कैसे हो गया? नीलो, तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो। होशियार हूं तो तभी यहाँ गुजारा कर रही हूँ। ज्यादा होशियार होना भी अच्छा नहीं होता, अपने काम से काम रखा करो। तुम्हारी तरफ नहीं आया जो मुंह भर भर कर बातें सुना रही हो। मेरी तरफ आओ या कट्टो की तरफ, एक ही बात है। अच्छा कट्टो बहन, चलता हूँ मैं, तुम्हें तो बाद में देखूंगा मैं। इसको पता चल गया मेरे अंडों का, अब ये खा जाएगा, क्या करूं मैं नीलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, और इससे जितना डरोगी ना उतना ही ये डराएगा, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। उधर चील भी आ जाता है। सोमी कहती है, कहाँ है मेरे हिस्से के अंडे, जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। कहाँ से दूं अंडे, खुद तो देने से रहा। क्या मतलब कहाँ से दूं, लेकर नहीं आए, खुद ही खाए होगे। नहीं, वो नीलो ने सारा खेल बिगाड़ दिया, उसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया, वरना उस कट्टो की ये मजाल कि वो मुझे रोक पाए। तो अब फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं, अंडे फूटने तक तो ये नीलो उनकी देखभाल करेगी, मगर फूटने के बाद क्या करेगी? फिर मैं हूँगा और दिन रात बारबेक्यू पार्टी चलेगी। अच्छा, इसका मतलब है फिर से इंतजार करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी अंडों से क्या बनना था, अब तो चूजे ही भून कर खाऊंगा। इसी तरह समय बीतता गया। नीलो बहुत अच्छे से अंडों की हिफाजत कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद अंडे फूट गए और उनमें से नन्हे मुन्ने चूजे निकले। कट्टो और नीलो दोनों बहुत खुश थीं। नीलो, मुझे अब पहले से भी ज्यादा फिक्र हो रही है। पहले तो अंडे थे, एक घर में ही थे, लेकिन अब ये चूजे हैं। मैं जब बाहर जाया करूंगी तो मुझे इनकी हिफाजत पहले से भी ज्यादा करना होगी। कट्टो, कब तक तुम उस चील से डरती रहोगी? मेरी दोस्त, हिम्मत करो और इस चील का मुकाबला करो। अब तुम अकेली नहीं हो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें खुद ही इनकी हिफाजत करना होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सुबह तो मेरे साथ चलना ना, मैं इनको लेकर बाहर जा रही हूँ तालाब की तरफ, प्लीज प्लीज एक दिन। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद से भी ध्यान रखना होगा। उधर चील को भी पता चल जाता है, वो भी चूजों की ताक में बैठ जाता है। अगली सुबह चील भी घर से निकल पड़ता है। उधर कट्टो भी चूजों को लेकर तालाब की तरफ जाती है। नीलो भी उसके साथ ही थी। चील को इस बात का इल्म नहीं था, वो कट्टो के सामने आ खड़ा होता है। नीलो जानबूझकर वहीं छुप जाती है। नमस्ते चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह वाह कट्टो, कितने मोटे ताजे चूजे हैं तुम्हारे। चील, मुझे जाने दो, छोड़ दो मेरे चूजों को। ऐसे ही छोड़ दूं? इतने अरसे से इंतजार कर रहा था, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो इनका बारबेक्यू बनाऊंगा। कट्टो नीलो को ना पाकर काफी दुखी और परेशान थी। फिर वो खुद से हिम्मत जुटाती है। जैसे ही चील हमला करने लगता है तो वो उसके सामने आ खड़ी होती है और पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला करती है। चील एकदम से हैरान रह जाता है। सोमी भी ये देख रही थी। दफा हो जाओ चील, और आइंदा से मेरा रास्ता मत रोकना। याद रखना, मैं पहले वाली डरपोक कट्टो नहीं हूँ। अब एक माँ से तुम्हारा मुकाबला होगा। वाह वाह कट्टो बहन, तुमने तो बड़ी हिम्मत जुटाई, बहुत मुश्किल से आज तुमने अपने चूजों की जान बचाई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, वो नीलो तुम्हारी बड़ी दोस्त बनती है ना, वैसे तुम्हें संकट में यूं ही छोड़ दिया। नीलो भी वहीं आ जाती है। नीलो, तुम यहीं पर थी और तुम मेरी मदद के लिए नहीं आई, और अब क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरी दोस्त, पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर मैं तब आ जाती तो तुम इतनी हिम्मत का मुजाहरा न करती और हमेशा मेरे सहारे ही रहती,
لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔